माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय रीवा परिसर में आयोजित विशेष व्याख्यान में राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनख्वा आज रीवा पहुंचे और अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने डिजिटल रूप से की। साथ ही एडजंक्ट प्रोफेसर जयराम शुक्ला, समाजसेवी राजेंद्र मिश्र, नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक एवं संयोजक अमृतलाल मिश्रा की गरिमामयी मौजूदगी रही। व्याख्यान माला का संचालन प्रवेश तिवारी द्वारा किया गया। इस दौरान विभिन्न महाविद्यालय के विद्यार्थी सहित परिसर के समस्त विद्यार्थी भी मौजूद रहे। व्याख्यान के दौरान वक्ता विद्यार्थी संवाद सत्र भी आयोजित किया गया। और एक लिटरेसी होती है साइबर लिटरेसी, उसमें भारतवर्ष जो है लगभग 10% साइबर वाइज लिटरेट है, 90% बिल्कुल इलिटरेट है, अपढ़ है, साइबर की दुनिया को नहीं जानता। उसी तरीके से सिर्फ 5 से 10% लोग ही लीगल लिटरेट है, लीगली लिटरेट है। और इस पूरे देश में बहुत बड़ी समस्या है लीगल इलिटरेसी का। तो क्यों ना एक ऐसा संवाद कार्यक्रम हमारे बच्चों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के विद्यार्थी, पेंटियम पॉइंट के विद्यार्थी, युवा अधिवक्तागण बहुत दिख रहे हैं, और युवा छात्र नेतागण, युवा नेतागण और स्थापित नेतागण सभी हैं। और स्थापित होने का मतलब ये भी मतलब है कि हम लोग स्थापित तो बहुत कहलाते हैं, और लेकिन इलिटरेट ही मर जाते हैं, सर्वज्ञ नहीं हो पाते शंकराचार्य की तरह। विवेक जी सर्वज्ञ हैं इस दृष्टि से देखा जाए तो। जैसा कि 1 घंटे की उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, तो मुझे लगा कि हर विषयों पे इनकी दखल है, हर क्षेत्रों में इनकी संवेदनाएं हैं, हर जगह ये हिंदी हो, और जिस क्षेत्र में, क्योंकि न्याय देना और न्याय ऐसा लगे कि न्याय हमको मिल रहा है। मैं भी हाई कोर्ट में 1-2 वर्ष प्रैक्टिस करने का कोशिश की, इस पेशे में भी आने की कोशिश की। तो एक चीज है कि अंग्रेजी की बादशाहत ने इस देश को लीगली इलिटरेट करके रखा है। यदि जिस दिन अंग्रेजी में, हिंदी में, उच्च न्यायालयों में और हाई कोर्ट में हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में बहस होनी शुरू हो जाएगी, तो ये न्याय होता हुआ दिखेगा, और जिसको न्याय मिल रहा है वो महसूस होगा। हमारे जबलपुर में एक ऐसे ही माननीय जज साहब थे कि जिनके फैसले को समझने के लिए वकील के पास जाना पड़ता था। फिर वकील अच्छी खासी फीस लेके उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते थे, और खड़े होकर सरकार को समझाते थे कि नहीं, जज साहब ने ये लिखा है। मैं पूरी ताकत से 5-5, 600 डॉक्टर्स को बुलाता हूँ, और 1-1 लाख मरीजों को हम लोग दिखाते हैं। राहत मीन्स रोटरीज एक्टिव हैंड्स आर टचिंग। ये खाली हम लोग गरीब एरिया में करते हैं, ट्राइबल एरियाज में करते हैं, साल में 1 बार करते हैं। उसमें मैंने अपने दूसरी कैप का उपयोग किया, और मैंने सरकार के शीर्ष पद पे बैठे व्यक्ति से बात की, और मैंने कहा, सोनम बदमाश नहीं है, सोनम एंटी नेशनल नहीं है, सोनम देश का हीरा है, और इसलिए पूरा देश चाहता है कि सोनम के प्रति आप रहम रखें और उसको छोड़ें। उन्होंने कुछ मुझे जवाबदारी दी, और वो जवाबदारी देश हित में थी। मैंने क्वाइटली वो जवाबदारी पूरी की। पूरी कहानी तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो 10 साल बाद जब मैं अपने ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा तब आएगी। मगर यह बताता हूं, जो मेरे प्रयास से सोनम वांगचुक को फिर छोड़ा गया। तो what I am trying to tell you is, advocacy doesn't end only with the argument in court. अगर आपका माइंड एक्टिव है एंड यू आर लुकिंग फॉर डायरेक्शंस कि भाई मेरे को तो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे मैं क्या चाहता हूं, मैं इस व्यक्ति को रिलीफ दिलाना है, मुझे उसको छुड़वाना है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो
यू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई दूसरे तरीके भी क्या हो सकते हैं। एंड लाइफ में ऑलवेज बी ओपन टू न्यू आइडियाज। वही व्यक्ति सक्सीड करता है हु इज ओपन टू न्यू आइडियाज। पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं ये बोलता हूं, और देखिए कभी भी एक चेंज जब आता है, पॉलिटिकल चेंज, इट ओनली कम्स if you are a founder of a new idea. आपको whether it be politics or be law, आपको अपनी थॉट प्रोसेस से एक होप जनरेट करनी पड़ती है, और वो होप के माध्यम से आपको एक कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट करते हैं पब्लिक से कि भाई अगर हम इस तरह से चीजें करेंगे तो देश का हित होगा या पब्लिक का हित होगा, और इससे एक अच्छा चेंज आएगा। तो यू कैन ऑलवेज बी द फाउंडेशन ऑफ चेंज। अगर आप चाहो, आप एज अ लॉयर बन सकते हो, एज अ बार के लीडर बन सकते हो, एज अ सोशल लीडर बन सकते हो, एज अ पॉलिटिकल लीडर बन सकते हो, एंड ऑल दीज ऑप्शंस आर ओपन टू अ यंग लॉयर। 4 फ्रेंड में थे, सब तो वकील थे। ऐसा क्या था जादू वकीलों में? क्योंकि वकील इस्टेब्लिशमेंट की अगेंस्ट बोलने में हिचकता नहीं है। वकील का सियार ना तो सरकार लिखती है ना जज लिखता है, और जो वकील में क्षमता है अपनी बात सरकार तक और कोर्ट तक दमदारी से पहुंचाने की, वही तो लीडर बनता है। तो आपको चाहे वकालत में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो, अगर लीडर बनना है तो आपको अपने आप को एक नॉट, आई वोंट से यू हैव टू मेक योरसेल्फ अ रिबेल, रिबेल इज नॉट अ गुड वर्ड, बट एक पर्सन हु इज प्रिपेयर्ड टू स्टैंड, टेक अ स्टैंड, वही व्यक्ति बदलाव ला सकता है जो स्टैंड लेने को तैयार होता है। और इस सब के साथ संवेदनाओं का भाव होना चाहिए। अब भगवान ने तो आपको बहुत शक्ति दे दी, आपकी पहुंच बहुत बढ़ा दी। अब वो आप अगर वो पूरी शक्ति और पहुंच वो आप अपने लिए यूज करते रहोगे, तो फिर समाज को क्या मिला आपसे? समाज को क्या बेनिफिट मिला आपसे? तो वो पहुंच और शक्ति आपको फिर सामाजिक कार्यों में लगानी चाहिए, जो मैंने जिंदगी भर किया है। मैंने पहले दिन से अपनी पूरी शक्ति को पब्लिक के साथ शेयर किया है, और इसके लिए किसी को मेरे को टेलीफोन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पेपर में पढ़ लेता हूं कि किसी की बॉडी, किसी बच्चे की एक्सीडेंट हो गया, लंदन में वो बॉडी पड़ी है और उसको वहां से इवैक्यूएट नहीं किया जा रहा है, तो मैं खुद टेलीफोन करके लोगों से बात कर दूंगा, चाहे वो एक फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई भी हो, कि सर मैडम प्लीज इस पे हेल्प करिए। तो ये भाव ऑलवेज आपके अंदर होना चाहिए, और ये भाव वकीलों में होना बहुत इजी है, डॉक्टरों में होना बहुत इजी है, क्योंकि अपना प्रोफेशन इस चीज को परमिट करता है। चूड़ साहब जिन्होंने कहा था कि जस्टिस एपी सेन और जस्टिस तनखा का जजमेंट गलत है 76 में, 40 साल बाद 3 साल पहले प्रिवेसी के जजमेंट में उनके पुत्र धनंजय चंद्रचूड़ साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा अरे भाई मेरे पिता गलत थे। उन्होंने 40 साल पहले जो जजमेंट दिया और कहा कि मध्य प्रदेश का जजमेंट गलत है, वो जजमेंट गलत था। और जो चीज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजेस ने 1975 में बोली थी, वही करेक्ट लॉ था। तो मैंने धनंजय जी से एक ही चीज बोली, आपने सत्य तो बोला, मगर ये सत्य 40 साल बाद आया। वो सुनने वाले ऐतिहासिक फैसले ने पूरे देश में एक नई उस वक्त अलग जलाई, क्योंकि इमरजेंसी भी एक बड़ा सख्त टाइम था, और उस वक्त कोई जज इस तरह का फैसला दे तो बहुत बड़ी बात थी। 13 हाई कोर्ट्स ने उस फैसले को फॉलो किया। तो मतलब एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का लीड जजमेंट था और 13 जजमेंट्स थे डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, और ये 14 जजमेंट्स ट्रैवल किए सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में धनंजय चंद्रचूड़ साहब के पिताजी भी एक जज थे, वाई एस चंद्रचूड़। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इन सब जजमेंट्स को रद्द कर दिया, अमान्य कर दिया और कहा कि नहीं, ये करेक्ट लॉ नहीं दिखा रहे, बता रहे। साहब, आप लोग महिला के आरक्षण की बात कर रहे हो, जाके देख लो किसी भी नेशनल लॉ स्कूल में आज 50% से ज्यादा अच्छा तो लड़कियां हैं। आप उनको रोक नहीं सकते, आप उनको आरक्षण दो या ना दो, 33% से वो संतुष्ट भी नहीं होंगी क्योंकि वो 50% की भागीदार है। और मुझे आज भी ख्याल मालूम है, एज एन अधिवक्ता, जब पहली बार ये विषय पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में जब ये आरक्षण महिलाओं का हुआ था, 1993-94 की बात है, और चीफ जस्टिस भट्ट के सामने मैं बहस कर रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तनखा साहब, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, महिला आरक्षण के बारे में। तो मैंने कहा, सर, मैंने इस शर्त में अपने क्लाइंट से ये केस एक्सेप्ट किया था कि मैं महिला आरक्षण को सपोर्ट करूंगा। तो उस दिन भी मैंने महिला आरक्षण को सपोर्ट किया था और तब ये माहौल नहीं था, तब तो शुरुआत थी। तो मेरा ये मानना है कि आज जब मैं युवा युवतियों को देखता हूं और स्पेशली जब यंग गर्ल्स को देखता हूं इतनी संख्या में, तो मुझे लगने लगता है कि इस देश का भविष्य सुरक्षित है। विंध्य प्रदेश की परंपरा को देखिए, 3 लोग, जब 1956 में मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट स्थापित हुआ, 1956, 1 नवंबर 1956 जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट स्थापित हुआ। एक नया प्रांत बना मध्य प्रदेश का। रीवा में उस वक्त पार्ट सी स्टेट होती थी, तो यहां पर एक हाईकोर्ट का मॉडिफाइड वर्जन होता था, आई थिंक कोर्ट ऑफ कमिश्नर समथिंग उसको कहते थे, क्या एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर था वो याद नहीं, बट वो हाईकोर्ट का एक वेरिएंट था। और यहां पर जुडिशियल कमिश्नर्स कोर्ट, सॉरी सर, यस यू आर राइट, जुडिशियल कमिश्नर्स कोर्ट। तो वो कोर्ट बंद हो गया, हाईकोर्ट अब जबलपुर में स्थापित हो गया। तब तक इंदौर और ग्वालियर में बेंचेस नहीं बनी थी, जबकि इंदौर और ग्वालियर में पुराने स्टेट हाईकोर्ट्स थे, बट तब तक व्यवस्था वैसी नहीं हुई थी, तो कोर्ट एक ही था। तो आपको मालूम है, 3 लोग इस माटी के वहां गए। जनवरी 57 में मेरे पिता गए, स्वर्गीय राजकृष्ण तनखा जी, जिनकी बहुत अल्प आयु में देहांत हो गया था 1978 में। 6 महीने बाद जस्टिस जीपी सिंह साहब गए, जो कि लॉ के एक लेजेंड बने, जिनकी किताब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हर वकील के ऑफिस में आपको मिलेंगी। रीवा को और देश को वैसे व्यक्ति पे गर्व है। और तीसरा, 6 साल बाद जस्टिस जीएस वर्मा सतना से जबलपुर गए। तीनों ने नाम कमाया, तीनों ने ख्याति प्राप्त की। और कैसे? वर्मा जी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, जीपी सिंह साहब 5-6 साल मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे। मेरे पिताजी का तो 1978 में स्वर्गवास हो गया था। 7 साल वो जज थे, 72 में जज बने थे, 78 में डेथ हो गई थी। मगर उस 7 साल के कार्यकाल में भी उन्होंने कुछ ऐसे जजमेंट्स दिए जिन जजमेंट्स की चर्चा आज तक हो रही है। पता नहीं आपने वो मेरी फिल्म जो है रेनेसांस मैन, नर्मदा उसमें वो उसका पार्ट भी है कि उस वक्त जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, तो सबसे पहला जजमेंट जो कि डिसेंट था इमरजेंसी के अगेंस्ट was by Justice A.P. Sen and Justice R.K. तनखा, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर। वो जजमेंट के बारे में आज तक चर्चा होती है।